हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेटिक फील्ड यूट्यूब चैनल। साइंस के एक और कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। क्या है? ओम्स लॉ। ठीक है, तो आज ओम्स लॉ के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देरी के ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हम एक एक्टिविटी के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक्टिविटी क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है, सेटअप करना है सर्किट का। सर्किट का सेटअप आप सीख चुके हैं इस चैप्टर में। तो करना क्या है, देखिए, सेटअप अ सर्किट। सर्किट का सेटअप हमने कर लिया। ठीक है, तो एक सर्किट है हमारे पास 11.2 फिगर में। ठीक, कंसिस्टिंग ऑफ अ नाइक्रोम वायर। एक नाइक्रोम वायर को क्या कर रही है, कंसिस्ट कर रही है। नाइक्रोम वायर कहाँ पे लगा हुआ है, ये। ठीक है, यहाँ पे। ओके, उसके साथ साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एमीटर, यहाँ पे लगा हुआ है एमीटर, एक वोल्ट मीटर और 4 सेल्स। एक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है यहाँ पे और 4 सेल्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, ठीक है। निक्रोम वायर है। निक्रोम वायर बना किसका होता है, ये एक एलॉय है। ठीक है, रूबी किसका है, निकिल का है, क्रोमियम का है, मैग्नीज का है और आयरन। तो निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का क्या होता है, एक एलॉय है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये एलॉय है। फर्स्ट यूज ओनली वन सेल। पहले हम एक सेल को क्या करेंगे, सर्किट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसकी रीडिंग नोट करेंगे। एमीटर हमने लगा रखा है यहाँ पे रीडिंग के लिए और वोल्टमीटर लगा रखा है पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग के लिए। कहाँ पे, निक्रोम वायर के साइड में पैरेलल में लगा हमारा वोल्टमीटर और हमारा सीरीज में लगा है एमीटर। नेक्स्ट हमें कनेक्ट करना है 2 सेल को सर्किट के साथ और अब रीडिंग को नोट करना है एमीटर में और वोल्टमीटर में। ठीक है, और किसके द्वारा, एक्रॉस, नाइक्रोम वायर के एक्रॉस हमको क्या करना है, रीडिंग को नोट करना है। इसी के साथ साथ अब 3 सेल्स फिर 4 सेल्स, इनके साथ साथ एक्टिविटी को करना है। फिर हमें करना है क्या, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वी आई ऑफ ईच पेयर ऑफ पोटेंशियल वी एंड आई। अब हमको क्या करना है, सभी रीडिंग्स को कलेक्ट करना है। तो होगा क्या, बेसिकली हमने इस जब प्लॉट को किया, पहले एक सेल को ऑन किया, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 4 बार हमने ऑन किया और साथ ही साथ वोल्ट मीटर में और एमीटर में हमने रीडिंग को नोट किया। एमीटर हमेशा सीरीज में और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो इतना करने के बाद हमने जो रीडिंग को क्या किया, गेट किया या प्राप्त किया। ठीक है, उसको क्या किया, हमने एक ग्राफ पे प्लॉट किया। और वो ग्राफ कैसा होता है, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। जब हमने पहले 0 सेकंड के लिए किया तो वो ग्राफ कुछ यहाँ पे था। ठीक है, फिर हमने जब अगले दूसरे सेकंड के लिए किया तो वो ग्राफ कुछ यहाँ था। अगले सेकंड के लिए जब हमने किया तो कुछ वो ग्राफ यहाँ था, अगले कुछ यहाँ, और फिर क्या होता है, कुछ यहाँ। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इस निक्रोम वायर पे इस एक्सपेरिमेंट को करते जाते हैं और फिर जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो क्या देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो ये ग्राफ है, ये किसके बीच में था, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, क्योंकि हमने वोल्ट मीटर और एमीटर लगा रखा था। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बी पे है और ये आई पे। इसका स्लोप निकालते हैं वी अपॉन आई, है ना। स्लोप निकालना सबको पता होगा। तो वी अपॉन आई जब हम निकालते हैं तो ये क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये ग्राफ कह रहा है वी आई ग्राफ फॉर अ निक्रोम वायर और स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज दैट द करंट थ्रू अ वायर इंक्रीजेज, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इंक्रीजेज, दिस इज ओम्स लॉ। तो ये कह रहा है कि अगर वोल्टेज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो उसके साथ साथ देखा जा रहा है कि उसके साथ करंट भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मतलब करंट इंक्रीज तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज तो करंट इंक्रीज। ठीक है, तो ये देखा जा रहा है, मतलब ये एक साथ साथ, और ये एक स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। तो हमें पता चला कि कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो ये ग्राफ निकल के आया। अब और डिटेल में समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए हमने क्या देखा एक्टिविटी में कि ये फाइंड किया कि जो सेम वैल्यू वी और आई की हमें ऑब्टेन हो रही है ईच केस में। मतलब वी और आई का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से जब हमने उसको प्लॉट किया, और वी आई एक कांस्टेंट रेशियो में है। मतलब अगर वी बढ़ रहा है तो आई भी बढ़ रहा है। ठीक है, वी बढ़ रहा है तो आई भी बढ़ रहा है। तो ये एक कांस्टेंट रेशियो में है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये इतना फाइंड किया। अब आइए समझते हैं ओम्स लॉ का मेन स्टेटमेंट। इन 1827 अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, 1787 टू 84, है ना, 4, एक रिलेशनशिप बिटवीन क्या दिया, करंट और करंट के बीच में और उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। किसके, फ्लोइंग इन अ मेटालिक वायर, जो करंट किसी मेटालिक वायर में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल, कोई वायर है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा,
करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इट, है ना। जो इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही होगी तो उसके यहाँ पे ये वायर, ठीक है, तो इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट क्या है कंडीशन, मेन कंडीशन ओम्स लॉ की, इसको क्या करेंगे हाईलाइट। ये मेन कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अगर टेम्परेचर सेम है तो, है ना, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, होगा तब भी कांस्टेंट, पर कांस्टेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ की मेन कंडीशन है और इसी को क्या कहते हैं, दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। इन अदर वर्ड, अब इन अदर वर्ड के बाद हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हमने जब ओम लॉ को पढ़ा तो इसमें क्या पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो वी है वो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो हमने क्या देखा, वी, है ना, वी क्या है, प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल है, ये हमें पता चला। तो हमने जब देखा v अपॉन आई, जब हमने इसका स्लोप निकाला इस ग्राफ का, तो हमें क्या मिला, v अपॉन आई, और v अपॉन आई क्या होता है, कांस्टेंट, ये हमें मिला कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला कि v अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो ओम ने बताया कि भाई v अपॉन आई के इक्वल्स जो कांस्टेंट है वो r है। r क्या है, r रेजिस्टेंस है किसका, जो वायर हमने यहाँ पे यूज़ किया था। सपोज करो निक्रोम वायर था, तो ये निक्रोम वायर जो हमारे पास था इसी का ये क्या है, r रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो v और i इज इक्वल टू r, और जो हमने यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनलिटी लगाई थी उसकी जगह पे कांस्टेंट आया और वो कांस्टेंट क्या है, r। तो ये हमें यहाँ तक पता चला, ठीक है। तो v अपॉन आई इज इक्वल टू r, या इसी को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आई r। और यही हम पढ़ते आ रहे हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है, OHM, ओम्स लॉ, ये हम पढ़ चुके हैं। यही क्या होता है हमारा ओम्स लॉ। ये देखिए, तो डायरेक्टली स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा था कि वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं उसके डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो कांस्टेंट आया, जो कांस्टेंट आया वो क्या है, वही रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वही कांस्टेंट है ओम लॉ का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कांटा था वो कौन था, रेजिस्टेंस, उससे हमने क्या किया, कांस्टेंट। अब देखिए ये तो ओम्स लॉ निकल के आया, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम, ओम ही होती है, क्या होती है इसकी यूनिट। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ग्रीक लेटर क्या होता है, ओमेगा, और थोड़ा ये है ना कुछ ऐसे, सही से बनाइएगा। तो ये ओमेगा, ये क्या होती है, या तो ये लिख दीजिए आप ओम, या फिर क्या होता है ये ओमेगा, ये इसकी क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो यूनिट आपको पता चल गई। और आगे देखिए, इस फार्मूले से कुछ और चीज़ें ड्राइव करने की कोशिश कर, चलिए। तो अभी इस फिगर पे आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखिए हमने क्या पढ़ा उधर, v इज इक्वल टू आई आर, या r इज इक्वल टू क्या हुआ, v अपॉन आई, ठीक है। एक, अब अगर कोई हमसे पूछे कि 1 ओम रेजिस्टेंस क्या है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट भी अगर क्या है हमारी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर मतलब 1। तो ऐसा बेसिकली कब होगा, जब 1 वोल्ट की क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर करंट होगी, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम होगा। कहाँ पे, उस कंडक्टर में, जिस कंडक्टर की हम बात कर रहे होंगे या जिस कंडक्टर को हम उस समय यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। ये हुआ। और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए एक फार्मूला और बन सकता है क्या, आई इज इक्वल टू, ये आई है, आर को उधर भेज दो, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, ये भी हो गया। पीछे हमने देखा था यहाँ भी क्या था, ये एक फार्मूला था और ये तो था ही, ठीक है। तो ये 3-4 फार्मूले हैं जो ओम्स लॉ से निकल के आते हैं, जिनको आप यूज़ करेंगे। अगर आप इस फार्मूले को याद रखते हैं, है ना, इस फार्मूले को, ये, तो आप किसी भी फार्मूले को क्या कर पाएंगे, ड्रा कर पाएंगे, और उससे बेसिकली रिलेटेड क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी और डिटेल समझ लेते हैं ओम्स लॉ की। तो यहाँ पे हमने देखा था 3-4 डायग्राम बने हुए थे, ये क्यों बने हुए हैं, ये इसलिए कि जो हम वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के दिखा रहे हैं, ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या हुआ था, रेजिस्टेंस से कांस्टेंट आया था। तो क्या सबके लिए सेम होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने निक्रोम वायर के लिए ड्रा किया था, क्या ये 10 वाट बल्ब के लिए भी सेम होगा, क्या टॉर्च के लिए भी सेम होगा रेजिस्टेंस, तो ऐसा नहीं है। हमने एक चीज़ यहाँ पे देखा कि करंट
अगर यहाँ से इस फार्मूले को हमने लिखा ही है ना, I इज इक्वल टू बी अपॉन आर, तो करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस घट रही है। तो जिस ऑब्जेक्ट में करंट ज़्यादा फ्लो करेगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसमें करंट ज़्यादा फ्लो कर रही होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट में करंट ज़्यादा फ्लो करेगी उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, जिसमें करंट कम फ्लो करेगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इन सब के रेजिस्टेंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, रोकने की क्षमता। जैसे कंडक्टर्स का क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस कम होती है इसीलिए इसमें करंट फ्लो करती है। सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स ठीक ठाक होते हैं ना, इसमें क्या होता है, कंडक्टर्स में ठीक ठाक करंट का फ्लो होता है। सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, ये थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस के होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, और एक टॉपिक और आएगा रेजिस्टिविटी, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो ये ठीक ठाक करंट को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ये उससे कम। और इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर्स जो हमारे होते हैं वो और ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस के होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस के होते हैं। इसकी वजह से इसमें क्या होता है, करंट क्या होती है, फ्लो नहीं करती है। तो ये एक समझने के लिए था। तो ये था हमारा ओम्स लॉ जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।